डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एम एजुकेयर। एम एजुकेयर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी से दरख्वास्त है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको सीटेट यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। जैसा कि आपको पता है, जो सीटेट है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती है, इसको सीबीएसई बोर्ड कराता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो दिल्ली में है, वो इसको कराता है। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा और आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो अब पता चल जाएगा कि जो सीटेट जुलाई 2024 वाला एग्ज़ाम है, वो अब होने वाला है। उसके नोटिफिकेशन आउट हो गया है और उसके फॉर्म भर रहे हैं। ये आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इसमें सारी डिटेल है, उसको मैं आपको बताऊंगा। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो इजीली समझ में नहीं आते, उन सभी को मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, वो 7 मार्च से स्टार्ट हो चुके थे और जो लास्ट डेट है वो आपकी 2 अप्रैल है। यानी कि 2 अप्रैल को रात के 12 बजने से पहले पहले आपके फॉर्म भर जाने चाहिए और जो आपकी फ़ीस है वो भी 2 अप्रैल से पहले पहले आपकी फ़ीस कट जानी चाहिए। और जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वह आपका 7 जुलाई को होगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जुलाई 2024 के लिए है, तो आपका जो एग्ज़ाम होना है वो 7 जुलाई को होगा। अब हम आगे चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ये मैंने बता ही दिया। इसको कौन कराता है? जो सीबीएसई बोर्ड है वो कराता है। इसकी एलिजिबिलिटी, सबसे पहले बात करते हैं हम, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि कौन स्टूडेंट या फिर कौन ऐसे साथी हैं जो इसको फॉर्म भर सकते हैं, जो इसके लिए एलिजिबल हैं, जो इसको फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं। तो इसके लिए जो सीबीएसई बोर्ड है, सीटेट एग्ज़ाम जो कराता है, उसने एलिजिबिलिटी के लिए सीधा सीधा दे रखा है कि एनसीटीई के जो रूल हैं, एनसीटीई के जो नियम हैं, आपको ये दिख रहा होगा, ये जो लिंक दे रखा है ये एनसीटीई का दे रखा है। जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन होती है, जो सारे पूरे देश में जितने भी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हैं, सभी की मान्यता एनसीटीई से होती है और यही रूल बनाता है टीचर्स के लिए। तो एलिजिबिलिटी है जो उसके लिए एनसीटीई रूल बनाता है और एनसीटीई के अकॉर्डिंग इन्होंने माना है। तो मैं आपको बता दूं एलिजिबिलिटी सामान्य तौर पे क्या है। सबसे पहले तो जो लेवल फर्स्ट है, यानी कि L1 है, उसके लिए सामान्य तौर पे जो प्राइमरी क्लासेस के लिए टीचर अपॉइंट होते हैं, उनके लिए है वो लेवल 1। तो उसके लिए सामान्य तौर पे जो हम बोलते हैं जेबीटी, डीएलएड, बीएसटीसी या एसटीसी, जिस भी नाम से हम बोलते हैं, वो उसके लिए ज़रूरी है। यानी कि 12वीं पास होना चाहिए और उसके साथ में आपके पास डीएलएड होना चाहिए या डीएड होना चाहिए, डिप्लोमा इन एजुकेशन, कोई भी नाम हो सकता है उसका। और दूसरी बात आती है लेवल 2 की। लेवल 2 के लिए कम से कम ग्रेजुएशन और उसके साथ में बीएड, या फिर बीएड के अलावा बीएलएड भी होता है, बीएड स्पेशल एजुकेशन भी होता है। तो ये टाइम टू टाइम जो नाम चेंज होते हैं, या ऐसे भी ये बीएड 1 साल का भी होता था, लेकिन अभी बीएड 2 साल का होता है। तो ये सारी चीज़ें लेवल 2 के लिए ज़रूरी हैं, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए और इसमें एजुकेशन में डिग्री होनी चाहिए। और एक चीज़ और है कि जो लेवल 1 के लिए जो आप एसटीसी या डिप्लोमा कर रहे हैं कोई, तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और कोई भी 2 साल का डिप्लोमा है या डिग्री है एजुकेशन में, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ये हो गई बात इसकी एलिजिबिलिटी की। तो साथियों आगे चलते हैं। अब अगर पेपर के बारे में बात की जाए, यानी कि पेपर कैसा आएगा, दोनों लेवल के लिए हम पेपर की बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जो इसका पेपर आता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिनको हम एमसीक्यू कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पेपर 1 जो होता है वो प्राइमरी क्लासेस के लिए होता है और जो पेपर 2 होता है वो मिडिल क्लासेस के लिए।
प्राइमरी का मतलब पहली क्लास से 5वीं क्लास तक, और पेपर 2 होता है 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक के जो शिक्षक बनना चाहता है उसके लिए। तो अब हम थोड़े से शॉर्ट में बात कर लें इसके सिलेबस की, यानी कि कितने नंबर का कौन सा पार्ट आता है। तो सबसे पहले हम बात करें इसमें प्राइमरी के लिए, अगर हम बात करें यानी कि जो पेपर 1 है, लेवल 1 के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसकी बात करें तो जो पेपर के लिए टाइम दिया होता है इसमें 2.5 घंटे का, और आपके पास क्वेश्चन होते हैं 150 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, और 150 ही क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करें हम, पहला पार्ट है CDP। इसके अंदर क्या होता है कि 30 नंबर का ये पार्ट है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि इसमें 15 नंबर का तो आपका बाल विकास आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट, और 15 नंबर का मैटर है जो 5 नंबर का इंक्लूसिव एजुकेशन, और उसके अलावा जो पेडागोजी होती है वो 10 नंबर की है, यानी जो शिक्षा शास्त्र होता है वो 10 नंबर का है। 5 नंबर की इंक्लूसिव एजुकेशन, और जो ऐसे बच्चे होते हैं जो विशेष योग्य होते हैं, विशेष शिक्षण के योग्य होते हैं, उनके बारे में 5 नंबर का मैटर आता है, यानी कि टोटल ये 30 नंबर का हो गया, 15 + 15, सीधे सीधे आप तो ये समझो 15 नंबर का बाल विकास है और 15 नंबर का शिक्षा शास्त्र है, सीधा सीधा, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट 15 नंबर का है और 15 नंबर की पेडागोजी है। सेम अगर हम दूसरे जो इसका पॉइंट है उसकी बात करें, दूसरा पॉइंट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी सेम यही चीज़ है, 30 नंबर का मैटर है, इसमें भी 15-15 का मैटर होता है, 15 नंबर का सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर पेडागोजी है। एनवायरनमेंट के लिए भी सेम यही है। और हम लैंग्वेज की बात करें तो इसमें हमें 2 लैंग्वेज चूज़ करनी होती है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें आगे आएंगी 20 ऐसी भारतीय भाषाएं हैं जिनमें से हमको दोनों भाषा चूज़ करनी होती हैं, भाषा पहली कौन सी रखनी है हमको, भाषा दूसरी कौन सी रखनी है। तो इन भाषाओं में भी सेम वही चीज़ है, 15 नंबर के भाषा से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, यानी कि पैसेज वगैरह जो भी होंगे, और 15 नंबर उस भाषा के जो शिक्षण शास्त्र है, यानी कि जो पेडागोजी है उसके क्वेश्चन आएंगे दोनों भाषाओं के लिए। अब हम बात करें लेवल 2 के लिए, हाँ सॉरी, अब अगर हम इसके बारे में करें कि इसका लेवल क्या होता है, जो हमारा ये पेपर है पेपर 1, इसके लिए जो लेवल रहेगा वो प्राइमरी क्लासेस का रहेगा, और जो सिलेबस है वो भी प्राइमरी लेवल का ही है, यानी कि NCERT की जो प्राइमरी की बुक हैं उन्हीं के सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं। और जो चाइल्ड डेवलपमेंट होगा वो भी जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 6 से 11 साल के जो बच्चे हैं उनके लेवल का चाइल्ड डेवलपमेंट आएगा, बाल विकास जो होता है। और NCERT की जो किताबें हैं पहली से 5वीं तक की, उन्हीं के लेवल का पेपर बनता है। ये आपके सामने 20 भाषाएं हैं, इनमें से हमें कोई 2 भाषाएं सेलेक्ट करनी होती हैं। लैंग्वेज फर्स्ट एक भाषा को चूज़ करना है, और लैंग्वेज सेकंड किसी दूसरी भाषा को। हम दोनों भाषा का एक साथ नहीं ले सकते, यानी कि दोनों भाषा अलग अलग होनी चाहिए, ये कंडीशन है इसमें। तो मैथमेटिक्स जो EVS है वो आपका सिलेबस NCERT की जो बुक हैं पहली से 5वीं तक की, उनके बेस पे रहेगा। अब हम बात करें पेपर सेकंड के लिए, यानी कि जो दूसरा पेपर है उसकी हम अगर बात करें तो सेम है, क्वेश्चन भी उतना ही आएंगे और टाइम भी उतना ही है। बस इसमें यहाँ सब्जेक्ट का मैटर हो जाता है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, वो 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, या तो मैथमेटिक्स और साइंस, अभी यहाँ पे दिखाया गया है, या तो कोई मैथमेटिक्स और साइंस लेगा या फिर कोई SS लेगा। क्योंकि जो CTET लेवल 2 होता है वो तो या तो फिर मैथ और साइंस के टीचर के लिए होता है या फिर SS के टीचर के लिए होता है। उसके अलावा फिर लैंग्वेज का होता है, और लैंग्वेज का अपना आप में आ ही जाता है।
तो इसकी अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं सीधे सीधे शब्दों में, जो पहला जो पॉइंट है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसमें सेम वही पैटर्न है जो पेपर फर्स्ट में था, यानी कि 15 नंबर का बाल विकास आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हो जाएगी कि जो बाल विकास है वो थोड़े से बड़े बच्चों के लिए, जो 11 से 14 साल के बच्चे होते हैं उनका बाल विकास आएगा यहाँ पे, और उससे संबंधित पेडागोजी, समावेशी शिक्षण और पेडागोजी, ये सारी चीज़ें इसमें 15 नंबर के आते हैं, यानी कि ये हमारे 30 नंबर हो गए। ये इसके 30 नंबर हो गए। अगर हम बात करें, अगर कोई जो शिक्षक बनना चाहता है मैथमेटिक्स और साइंस के लिए, यानी कि जिसने BSc किया हुआ है ग्रेजुएशन में, तो उसके लिए यहाँ 60 क्वेश्चन आते हैं। इन 60 क्वेश्चन में से सीधे सीधे 30 नंबर के डिवाइड होंगे। 30 नंबर का मैथमेटिक्स आएगा, 30 नंबर का साइंस आएगा। लेकिन उसमें भी फिर डिवीज़न है, उसमें भी डिवाइड होता है। जो हमारे पास 30 नंबर हैं ये किसी एक सब्जेक्ट के लिए, मैथ या साइंस के लिए, तो इसमें से भी 20 + 10 होता है, यानी कि 20 नंबर का सब्जेक्ट आएगा और आपका 10 नंबर की उस सब्जेक्ट की पेडागोजी आएगी। सेम वही चीज़ साइंस के लिए है। मैथ के लिए भी 20 नंबर के मैथ्स के क्वेश्चन है, 10 नंबर की मैथ की पेडागोजी है, शिक्षा शास्त्र है, और ऐसे ही साइंस के लिए है। इसी तरह अगर हम बात करें सोशल साइंस की, SS की अगर हम बात करें तो SS में जो बेसिक सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, तो 40 नंबर के ये आ जाएंगे और 20 नंबर की हमारी उससे संबंधित शिक्षा शास्त्र आएगा, क्योंकि यहाँ SS 60 नंबर का है। उसके बाद लैंग्वेज की हम बात करें तो 2 लैंग्वेज हैं, सेम वही पैटर्न है जो लेवल 1 के लिए है, पेपर फर्स्ट के लिए है, सेम वही चीज़ है लैंग्वेज में। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे सिलेबस ये है कि जो NCERT की बुक्स हैं, यानी कि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की जो NCERT की बुक्स हैं उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन पेपर तैयार होता है और वही सिलेबस रहता है इसमें CTET पेपर सेकंड में। और जो हमारा पेपर है CTET का, अगर पेपर की लैंग्वेज की बात की जाए तो इसमें पेपर बाइलिंगुअल आता है, द्विभाषी पेपर आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं होती हैं। सिर्फ उसको छोड़ के कि जो लैंग्वेज हम 20 लैंग्वेज में से ले रहे हैं, अगर वो लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी के अलावा है तो हमारे लिए उसकी अलग से एक बुकलेट मिल जाती है, या तो फिर मोटा पेपर बनाया जाएगा या फिर उनकी अलग से बुकलेट मिल जाएगी हमको। अब बात की जाए इसके क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, यानी कि जो CTET का सर्टिफिकेट है वो किसको मिलेगा। अंक तालिका तो सभी को मिल जाएगी कि जिसके जितने नंबर आए, मार्कशीट तो सबके लिए मिल जाएगी, लेकिन बात होती है उसके सर्टिफिकेट की, वो सर्टिफिकेट किसको मिलेगा। तो NCTE का जो रूल है उसमें किसी भी टेट के लिए सीधे सीधे 60% को, यानी कि 150 नंबर का 60%, 60% 90 नंबर होता है, तो उसमें 90 नंबर को क्राइटेरिया बनाया है। लेकिन एक कंडीशन है, यानी कि या तो स्कूल मैनेजमेंट या फिर गवर्नमेंट या फिर कोई संस्था जो रिजर्वेशन देती है, तो उसके लिए यहाँ एक कंडीशन दे रखी है कि अगर आपके 55% नंबर हैं, 55%, और आप SC ST OBC या फिर डिफरेंटली एबल्ड जो विकलांग होते हैं उनमें से आपकी कोई कैटेगरी है, तो आपको 55%, 55% पे भी जो CBSE है वो CTET का सर्टिफिकेट देती है। वैसे सामान्य तौर पे देखा जाए तो 60% क्राइटेरिया है,
लेकिन एक स्पेशल केस में 55% किया है, उसमें 5% का रिलैक्सेशन होता है। अब बात की जाए इसकी एप्लीकेबिलिटी, यानी कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है सीटेट। तो सीटेट के लिए जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हैं उन सभी में सीटेट यूज़ होगा, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल हैं, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, या फिर सेंट्रल तिब्बतन स्कूल हो, या फिर आपके जो आर्मी के स्कूल होते हैं, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी जो है AWS, उसके अंतर्गत जितने स्कूल आते हैं वो सारे, उन सभी में, या फिर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी में जितने भी स्कूल हैं, NCT दिल्ली में जो स्कूल हैं जितने भी, उन सभी के लिए सीटेट को ज़रूरी दिया गया है, ज़रूरी करार दिया गया है, क्योंकि हर स्टेट अपना टेट कराता है और जो केंद्र के अंतर्गत आते हैं उनके लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट को वैलिड माना जाता है। इसके लिए इसको मैंडेटरी यानी कि इसको ज़रूरी माना गया है। यानी कि जितने भी CBSE के स्कूल हैं, चाहे वो हमारे पूरे भारत देश में हों या भारत से बाहर हों, CBSE के जो स्कूल हैं उन सभी में सीटेट को ज़रूरी माना गया है। अब हम बात करें इसकी वैलिडिटी की, यानी कि जो सीटेट का सर्टिफिकेट हमें मिल जाएगा वो कब तक वैलिड रहेगा, उसकी वैलिडिटी कब तक की। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको शायद पता भी होगा, अगर नहीं पता हो तो अभी से जान लें कि जो इसकी वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है। अब से पहले यानी कि कुछ टाइम पहले अगर देखा जाए तो इसकी वैलिडिटी लिमिटेड टाइम के लिए होती थी, कुछ सालों के लिए होती थी, लेकिन अब इसको लाइफ टाइम के लिए कर दिया है। यानी कि कोई स्टूडेंट एक बार इसको क्वालिफाई कर लेगा तो उसके जीवन भर के लिए वो वैलिड है। हाँ, लेकिन ऐसी कोई रोकथाम भी नहीं है कि अगर कोई बार बार एग्ज़ाम देना चाह रहा है, अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाह रहा है, या किसी भी वजह से एग्ज़ाम देना चाह रहा है तो दे सकता है, उस पर कोई बाउंडेशन या उस पर कोई रोक नहीं है। अब अगर बात की जाए एग्ज़ाम सेंटर की, जब हम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ऑप्शन आता है सेंटर के लिए, और हमें 4 अलग अलग सिटी को उसमें सेंटर चूज़ करना पड़ेगा। वो भारत के अलग अलग शहरों में 4 ऐसी सिटी, बहुत सारे सेंटर दे रखे हैं, उसकी लिस्ट है, मैं आपको ये लिस्ट दिखा देता हूँ। ये स्टेट वाइज और सिटी वाइज ये लिस्ट दिखा रखी है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, सभी राज्यों की, चंडीगढ़ में, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, और ये दिल्ली में कई सारे सेंटर बना रखे हैं, सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, अलग अलग, गुजरात। अब हमारे नियर बाई अगर हम बात करें तो हरियाणा में अम्बाला है, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, हिसार है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है। और अगर हम ऐसे ही सारे राज्यों में सेंटर दे रखे हैं, सिटी दे रखी हैं जिन जिन सिटी में सेंटर आता है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अजमेर है, अलवर है, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, ये सारे ऐसे शहर हैं, ऐसी सिटी हैं जहाँ पे सीटेट का सेंटर होता है। हमको करना क्या होता है कि हम उसमें जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो हमसे वो सेंटर को चूज़ करने के लिए बोलेगा, तो उसमें हमको 4 शहर, और वो चारों अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। यानी कि प्रायोरिटी के हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देना चाह रहे हैं, सेकंड किसको, थर्ड किसको, फोर्थ किसको, ऐसे 4 शहरों को हम सेंटर चूज़ करेंगे और उनमें से ही हमारा सेंटर आ जाता है। ये यूपी में बहुत सारे शहर दे रखे हैं, उसके बाद उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल आदि। तो ये हमारे सारे वो शहर थे, वो सिटी थी जिनमें सेंटर आता है। अब हम एक बार देख लेते हैं इसको, जब फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो किस तरह करेंगे, ये इम्पोर्टेंट थिंग है, इसको हम देख लेते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। आपको 2 अप्रैल रात के 12 बजे से पहले पहले
ये फॉर्म कंप्लीट करना है, उसकी फ़ीस को कंप्लीट कर देना है। तो सबसे पहले तो हमको ये सारी जानकारी जो मैंने बताई है जानकारी होनी चाहिए। सीटेट के बारे में जानना चाहिए हमको, सीटेट क्या है, क्यों लिया जाता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है, वो सारी बातें। अब हम अगर फॉर्म भरने की बात करें तो सबसे पहले हमको ये जो लिंक दे रखा है, ये जो लिंक दे रखा है इस लिंक पे जाना है ctet.nic.in। इस लिंक पे हम जाएंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा हमारे सामने, अप्लाई ऑनलाइन। उस पर क्लिक करना है और उसमें सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको हमको नोट कर लेना है। फिर हम उसको फॉर्म को भरना शुरू करते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करने के बाद में उसमें लॉगिन करके फिर स्टेप बाय स्टेप उस फॉर्म को भरना शुरू करते हैं हम, और उसमें सारी डिटेल भरते हैं जो ज़रूरी हैं, जैसे हमारा राज्य क्या है और जो भी हमारी पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल, फ़ोटो, सिग्नेचर, फीस, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 ये होती हैं। अगर फ़ोटो के बारे में हम बात करें कि फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है जानना। यानी कि जो हम फ़ोटो लगाएंगे इसमें वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका साइज़ 10 KB से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए, यानी कि 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसकी डायमेंशन अगर देखी जाए तो 3.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और 4.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, ये यहाँ पे दिखा रखी। इसी तरह सिग्नेचर की अगर हम बात करें तो सिग्नेचर 3 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। उसकी भी लेंथ और हाइट दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होनी चाहिए और हाइट होनी चाहिए उसकी 1.5 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। ये आपके फ़ोटोग्राफ की बात हो गई। अब हम बात करें फ़ीस की बात करें, ये भी एक इम्पोर्टेंट थिंग है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि इसमें फ़ीस कितनी लगती है। तो फीस इसमें हम ऑनलाइन कार्ड से, डेबिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग से इसकी फ़ीस कटा सकते हैं। अगर हम खुद अप्लाई कर रहे हैं तो खुद कर सकते हैं और फीस को अपने कार्ड से या हमारे पास अगर नेट बैंकिंग है उससे कर सकते हैं। तो इसमें जो फ़ीस दिखाई गई है, फीस को हम देखें जनरल या ओबीसी के लिए, अगर कोई किसी एक पेपर के लिए अप्लाई करना चाहता है, या तो पेपर फर्स्ट के लिए या पेपर सेकंड के लिए, तो उसकी फ़ीस 1000 रुपये लगेगी, चाहे लेवल 1 के लिए अप्लाई कर रहा हो चाहे लेवल 2 के लिए अप्लाई कर रहा हो। अगर कोई स्टूडेंट दोनों, कोई भी कैंडिडेट दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहता है, दोनों के लिए एलिजिबल है, तो उसकी फ़ीस 1200 रुपये लगेगी। अब यही चीज़ अगर हम रिज़र्व कैटेगरीज़ के लिए देखें, रिज़र्व कैटेगरीज़ में भी SC ST और कोई विकलांग, डिफरेंटली एबल पर्सन जो होते हैं, उनकी फ़ीस एक पेपर के लिए सिंगल के लिए 500 रुपये है और दोनों के लिए 600 रुपये है। सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट के लिए है उसकी आधी फीस होती है SC ST और विकलांग के लिए। अब हम एक बार और देख लेते हैं कि जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा वो 1 बाय 1 स्टेप देख लेते हैं कैसे कैसे भरा जाता है, क्योंकि आपको ये भी जानना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है हम किसी दूसरे से, किसी कैफ़े वाले या ई मित्र या फिर CSC वाले से ही फॉर्म भरवाएं, हम खुद भी फॉर्म भर सकते हैं। तो हमको ये चीज़ भी आना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको मैं आपको बताऊंगा। स्टेट को सेलेक्ट कर लिया, स्टेट के बाद में हमारा आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि कोई भी ID कार्ड हमारे पास है उसका नंबर क्या है वो हमने भर लेना है। उसके बाद कैंडिडेट का नेम, और नेम इसमें वो होना चाहिए, मोस्टली देखते हैं हम किसी भी फॉर्म में हमें नेम वो भरना होता है जो हमारी 10th की मार्कशीट में है। 10th की मार्कशीट में जो डिटेल है सेम वही,
वही नेम होना चाहिए, वही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, वही फादर्स नेम होना चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ भी वही होनी चाहिए। और उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं जेंडर को, मेल है या फीमेल है। फिर उसके बाद एक सिक्योरिटी पिन वो टाइप करना होता है। अब आगे चलते हैं, स्क्रीन 2 की बात करते हैं। यहाँ पे जो दिखाया गया है कैंडिडेट का नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी ऑटोमेटिक, क्योंकि वो हमने फिल कर दी हैं। उसके बाद में जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उसका मदर्स नेम यानी कि उसकी माता का नेम, उसके पिता का नाम, फादर्स नेम, ये सारे जो 10th की हमारी मार्कशीट में है उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। पहली बात 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से होनी चाहिए। दूसरी बात, इसको हमें इंग्लिश के बड़े अक्षरों में भरना है। फिर उसके बाद हमको लैंग्वेज चूज़ करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 20 भारतीय लैंग्वेज ऐसी हैं जिनको CBSE CTET के लिए ऑफ़र करती है। उनमें से हम कोई भी 2 लैंग्वेज, और वो दोनों लैंग्वेज डिफरेंट होंगी। कोई हमने लैंग्वेज 1 को चूज़ कर रखा है तो लैंग्वेज 2 हमें किसी दूसरी लैंग्वेज को लेना, दूसरी भाषा को लेना पड़ेगा। जैसे कोई इंग्लिश हिंदी ले सकता है, इंग्लिश उर्दू ले सकता है, हिंदी उर्दू ले सकता है, कोई भी 2 लैंग्वेज, हिंदी पंजाबी ले सकता है। और वैसे लैंग्वेज फर्स्ट की जो यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए, लैंग्वेज फर्स्ट ली जाती है। और दूसरी बात, कम्युनिकेशन और लैंग्वेज के बारे में और कॉम्प्रिहेंशन जो होता है उसकी डिटेल के बारे में लैंग्वेज 2 को सेलेक्ट करते हैं हम, यानी कि इनकी जांच के लिए सीधा सीधा ये है। आगे इधर का दोनों लैंग्वेज अलग अलग होना चाहिए, वो मैंने बता ही दिया है। उसके बाद कैटेगरी आपकी भरती जाती है, स्पेशली डिफरेंटली एबल्ड है कोई तो उसके बारे में, पर्सनल डिटेल कैटेगरी वगैरह, और स्टेटस आपका जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है उसके बारे में आपने पास कर रखा है या फिर अपीयरिंग है। क्योंकि जो आप का वो एग्ज़ाम है, यानी कि आपका DLED हो या फिर B.Ed हो या कोई भी एजुकेशन जो प्रोग्राम है, उसमें आपका स्टेटस अभी क्या है वो आपको यहाँ पे दिखाना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यानी कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं क्या है, वो सारी चीज़ें। फिर आपको चूज़ करना है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। पेपर 1 के लिए, लेवल 1 के लिए करना चाहते हैं, या फिर पेपर 2 लेवल 2 के लिए, या फिर दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे ही हम इसको चूज़ करेंगे किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसमें कई सारे ऑप्शन आते हैं, यानी कि हमारी क्वालिफिकेशन क्या है उनमें से हम अपनी क्वालिफिकेशन चूज़ कर लेते हैं। अगर हम दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो दोनों के लिए वो हो जाता है, और एक के लिए हैं तो वो चूज़ कर लेते हैं उसमें से हम कोई भी। जो एक हमारे पास लिस्ट आ जाएगी उस क्वालिफिकेशन में हमको चूज़ करना होता है, और उसको हम एक चुन लेंगे। उसके बाद बात आती है, अगर कोई लेवल 2 के लिए अप्लाई कर रहा है तो वहाँ पे फिर ऑप्शन आता है सब्जेक्ट का, कि हम लेवल 2 के लिए अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा होगा। तो सब्जेक्ट मैंने पहले भी बता दिया था जब सिलेबस के बारे में बात कर रहा था। एक मैथमेटिक्स और साइंस होता है, और एक सोशल साइंस होता है, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान, और एक सामाजिक विज्ञान। ये 2 अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं, इनमें से हमको चूज़ करना होता है। जो हमारे पास ग्रेजुएशन में है, हमारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जिसके हिसाब से, उसको हम चूज़ कर लेते हैं। तो आगे हम बात करते हैं, जो एजुकेशन डिप्लोमा है या फिर एजुकेशन डिग्री है, यानी कि B.Ed है, DLED है, या हमारे पास जो भी कोई डिग्री है एजुकेशन की, जो भी कोई डिप्लोमा है, उसकी डिटेल हमको भरनी होती है। यानी कि उसमें कितने % हमारे नंबर हैं, और किस कॉलेज से हम कर रहे हैं या हमने कर चुके हैं, तो उसको यहाँ पे भरना होता है। और उसका नाम या तो लिस्ट में आ जाता है, अगर लिस्ट में नहीं आएगा तो हमको वहाँ से अदर ऑप्शन को हम चुन सकते हैं। अदर ऑप्शन चुनने के बाद में उसको हम फिर मैनुअली अपनी तरफ से वो चीज़ लिख देंगे कि हमारे कॉलेज का नाम ये है। उसमें परसेंटेज भी दिखाना होता है। परसेंटेज को हम राउंड ऑफ में लिखते हैं, वहाँ पे कोई पॉइंट कोई ज़रूरी नहीं होता।
अगर मान लो किसी का मतलब फाइनल नहीं है, अभी रिजल्ट फाइनल का नहीं आया है, तो उसकी जो फर्स्ट ईयर में जितना भी रिजल्ट है उसको हम वहाँ पे लिख सकते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये भी बहुत ज़रूरी है। कैपिटल लेटर में हम एड्रेस लिखेंगे, पिन कोड भी उसमें ज़रूरी है, क्योंकि अगर आगे कोई बोर्ड की तरफ से कोई भी लेटर भेजा जाता है या कोई भी बात होती है, यानी कि वो हमसे संपर्क जिस एड्रेस पे करेंगे उसमें पिन कोड का होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो अभी वर्किंग पोजीशन में हो। ऐसा नहीं हमने कोई ऐसा नंबर दे दिया जिसको यूज़ ही नहीं कर रहे, तो वो भी ठीक नहीं है। उसके बाद टेलीफ़ोन नंबर का ऑप्शन होता है, वो कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास टेलीफ़ोन नंबर नहीं होता। मेल आईडी ज़रूरी होती है। उसके बाद मेल आईडी डालते हैं, फिर हम पासवर्ड जनरेट करते हैं। और इसमें जो पासवर्ड जनरेट करते हैं वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि जो पासवर्ड है हमारा वो 8 से 13, उसकी जो लेंथ है वो 8 से 13 होनी चाहिए। यानी कि जो हम उसमें अक्षर ले रहे हैं वो कम से कम 8 होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 13 हो सकते हैं। और उनमें फिर कंडीशन है कि कम से कम एक अक्षर उनमें ऐसा होना चाहिए जो कैपिटल में हो, और कम से कम एक ऐसा होना चाहिए जो स्मॉल लेटर में हो। उसके अलावा कम से कम एक ऐसा होना चाहिए जो स्पेशल, जो हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर होते हैं कीबोर्ड में, @ हैज़ या डॉलर का निशान होता है, या फिर परसेंटेज का होता है, या एंड का होता है, इनमें से कम एक लेना होता है। और इन सब का कॉम्बिनेशन बनाते हुए हम कुछ भी अपनी तरफ से हम एक पासवर्ड बना लेंगे, और वह 8 से ज़्यादा का होना चाहिए, 13 तक हो सकता है। उसके बाद उसमें सिक्योरिटी पिन आता है, उसको हम टाइप करेंगे, डालेंगे और नेक्स्ट पे कर देंगे। उसके बाद अब हमारे सामने जो पूरी डिटेल हमने भरी है उसको एक बार दिखाने के लिए, क्योंकि सीबीएसई उसमें ये कहता है कि आप इसको एक बार देखो, पढ़ो, इसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती की है तो उसको बैक करो और उसको ठीक करो, करेक्ट करो। फिर उसके बाद में अगर आपका सारा कुछ सही है तो आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। और फाइनल सबमिट करने के बाद में आपका जो डिटेल है उसको आप कहीं पे नोट कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट लेने के बाद में वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि फर्दर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है उसकी। फाइनली हम एक बार और इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं, जो हमने सारी बातें की हैं उसका ओवरव्यू। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फॉर्म स्टार्ट वो हो गए हैं 7 मार्च से, और लास्ट डेट है 2 अप्रैल। फीस के लिए भी लास्ट डेट वही है और फॉर्म भरने के लिए भी लास्ट डेट वही है। इसमें जो करेक्शन है, अगर किसी के कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके बाद में 8 अप्रैल तक, यानी 8 अप्रैल से 12 अप्रैल तक हम उसमें करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद कोई हमारे लिए चांस नहीं दिया जाएगा करेक्शन करने के लिए, जो हमसे हो गया है वो ही माना जाएगा। और जो एडमिट कार्ड की बात है वो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले डाउनलोड कर सकते हैं हम। और एग्ज़ाम की डेट हम सब ने देख ली, 7 तारीख 7वां महीना 2024, यानी कि 7 जुलाई को एग्ज़ाम होना है। और लगभग रिज़ल्ट भी जल्दी आ जाएगा इसका, उसके लगभग 1 महीने बाद ही रिज़ल्ट आ जाता है। रही बात पेपर की टाइमिंग क्या रहेगी, 7 तारीख को सबसे पहले मॉर्निंग में पेपर 2 होगा और इवनिंग में पेपर 1 होगा। तो इसमें आप देख लो, जो टाइम टेबल दे रखा है कितने बजे हमें पहुंचना है, कितने बजे से पेपर स्टार्ट होगा, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। आप इसको आसानी से देख सकते हैं, खुद समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।